गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वो हो गया ब्लॉक वाला। अप्रॉक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया था ना वो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा हुआ था। तुम लोगों ने एचसीआर में स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना सबने? क्वेश्चन हो रहे थे एचसीआर में के? किसी ने सॉल्व किया एचसीआर में? किसी ने नहीं किया? और कोई बुक? देवांगी ने बस स्टार्ट किया, ठीक है। और कोई बुक किसी ने सॉल्व किया हो? ओके ठीक है, अब स्टार्ट कर दो यार, जल्दी से खत्म करो अपना चैप्टर, बस थोड़ा सा बाकी है। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। आज हम लोग फोर्स के बारे में थोड़ा सा वापस से बात करेंगे और थोड़ा सा वर्क डन फिर से रिविजिट करेंगे। ओके निरंजन, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले हम लोग बात करते हैं कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव सिंपल सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है पहले समझते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिखूंगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुम, ये लेट्स से एच हाइट पे है, इसको तुम यहां से यहां लेके आए नीचे, कुछ नीचे लेके आए इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो तुम उसको सीधा नीचे लेके आओ या फिर तुम इसको ऐसे लेके आओ या फिर ऐसे लेके आओ, कहीं से भी घुमा के लेके आओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh, राइट? तो वैसा फील्ड या वैसा फोर्स जिसमें वर्क डन जो है ना वो उसके पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, उस फील्ड को हम लोग या फिर उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको डेफिनेशन लिख लो, forces are said to be conservative. Force or forces are said to be conservative if the work done does not depend on the path, does not depend on the path। जैसे कि अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हमने कहीं से भी लेके आओ उसको फर्क नहीं पड़ता यार, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, उतना ही हमने वर्क डन किया। स्प्रिंग फोर्स, तुम स्प्रिंग में x का कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन दो, अब कैसे भी दो, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट? तो बेसिकली अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास, तो मान लो हमें ए से बी पे जाना है, तो एक ये पाथ है, ए से डायरेक्टली मैं बी पे चला गया, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, लेट से कोई ऐसा रैंडम सा पाथ है, वर्क 2 और पाथ 3। तो अगर मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन पाथ 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 2 विल बी इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 3। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, कोई फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, सिंपल सा सोचो। सही है श्रेया, सही है निरंजन, सही है अखिलेश। फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, ये सब फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो पहले मैं कंजर्वेटिव के बारे में पूरा बात करता हूँ, फिर नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात करता हूँ, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है।
और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर। तो अभी तक हमें क्या पता चला कि कंजर्वेटिव में वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। हो गया यहाँ तक? डन? यस। ओके। अब जैसे मान लो कंजर्वेटिव में मैं एक और स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट किया ए से बी पे आया, लेट्स से मैं कहीं घूम के बी पे पहुंचा, इसमें मेरा हुआ वर्क डन 1, और फिर मैं बी से स्टार्ट किया और घूम के वापस ए पे आ गया। तो फॉर कंजर्वेटिव अगर मेरा फोर्स जो होगा यहाँ पे कंजर्वेटिव होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन इन 1 प्लस वर्क डन इन 2 इक्वल टू 0, क्योंकि जितना ए से बी में आने में वर्क डन हुआ होगा उतना ही बी से ए में आने में वर्क डन हुआ होगा। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप या फिर इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। जैसे कि मान लो तुमने ऐसा स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग के है और इसके पास यहाँ ब्लॉक लगा हुआ है। अब कुछ भी हो, अगर वापस मतलब तुमने इसको फोर्स लगा के पीछे किया, अब तुम कैसे भी किया वापस से यहाँ पर आएगा तो सेम वेलोसिटी हर केस में रहेगा। तुम उसको कोई भी मोशन बीच में कराओ या फिर एक्स डिस्टेंस का ऑपरेशन होगा तो स्प्रिंग में एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर ही स्टोर होगा। राइट? यस सर। डिपेंड ऑन पाथ। तुम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया गया? हाँ हाँ ना? सर। ओके ओके। तो जस्ट मैं एक रिकैप कर दूंगा फिर आगे कर लेंगे। केमिस्ट्री में ओके निरंजन, ठीक है। और कुछ बिल्कुल सिंपल सा है और कुछ नहीं है, अपने जो काम का है वो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हेडिंग दो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका डेफिनेशन भी सिंपल सा होगा। इफ द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव दैट मीन्स work done depends on the path taken, depends on the path। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास एक लेट्स से एक टेबल है, इस टेबल पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ये, और यहाँ पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाना है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे। तो मैं इसको डायरेक्टली इस ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं या इधर घुमा के लेके जाऊं, क्या तीनों में वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा, क्योंकि वर्क डन इज म्यू एम जी एस, तो सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन इन 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन 2, ऐसा कुछ। तो इसका एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, विस्कस फोर्स।
हाँ चित्र, एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, तो डेफिनेटली वो नॉन कंजर्वेटिव में आएगा। वैसे अपने सिलेबस में नहीं आएगा वो एयर रेजिस्टेंस। डन। यस सर। ओके, एक मैं छोटा सा बता रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिनको थोड़ा डाउट होगा उनके लिए, फिर वापस से आते हैं इस पे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो सबको क्लियर है, बिल्कुल बेसिक वाला। पार्शियल ये तो सबको क्लियर है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यस ये सर। वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम लोग इंस्टीड ऑफ डी हम लोग डेल यूज करते हैं, और लेट से बहुत सारे वेरिएबल, जैसे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। तो इसमें हम लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। रिमेनिंग जो भी वेरिएबल्स है ना, उन्हें मुझे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो देखो, वाई क्यूब और जेड को मुझे कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, ये बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। सिमिलरली इसका बता दो क्या होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर जेड 3 y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जेड 3y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और जेड को मैं कांस्टेंट जैसा ट्रीट करूंगा, और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3y स्क्वायर। सिमिलरली डेल बाई डेल पी ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 p टू द पावर 1/2, इसका क्या आएगा? एक्स वाई क्यूब जेड रेस टू पावर 4 हाफ पी टी रेस टू पावर -1। सिंपल सा। डन। यस। तो देखो, इस चीज का हम लोग के पास एप्लीकेशन है कि जैसे हमें फोर्स दे दिया जाएगा, और मुझसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि डिटरमाइन वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग दो, हाउ टू चेक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट कंजर्वेटिव। तो इसमें लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स फॉलोज, कंजर्वेटिव जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, वो ये चीज फॉलो करेगा। फॉलोज, जैसे मान लो कोई कंजर्वेटिव कोई फोर्स है, F इक्वल टू एफ एक्स आई कैप वाला, मैं एफ एक्स मान रहा हूँ। एफ जे डायरेक्शन में जो उसका फोर्स कंपोनेंट है, उसको मैं एफ वाई मान रहा हूँ, और के में जो है उसको मैं एफ जेड मान रहा हूँ। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो ये फॉलो करेगा। मैं अगर एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ये इक्वल होना चाहिए। साथ साथ एक्स को तुम जेड के और जेड वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये इक्वल होना चाहिए। एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, और एफ जेड वाई और जेड बच गया। वाई को जेड के रिस्पेक्ट में और जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों का तीनों फॉलो कर रहा है, देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर तीनों फॉलो कर रहा है तो।
अच्छा इसको मैं ये याद याद करने में डिफिकल्ट होगा या सही है, सिंपल सा है? आई थिंक सिंपल है ना। एक बार x और y को लिया, एक बार x और z को लिया, एक बार y और z को लिया, राइट। अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में, आई जे के, बट आई से यार ये तरीका वो वाला, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए कंजर्वेटिव के लिए। तो देखो आई में क्या बनेगा, डेल एफ जेड बाई डेल वाई, ओपन करोगे तो डेल एफ जेड बाई डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। तो वहां से ये वाला रिलेशन आ गया, थर्ड वाला। सिमिलरली जे में देखो तो डेल एफ जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो, वहां से एक और आ गया, वो थर्ड आ गया। तो एक्चुअल में मतलब रियल वो है, ये वाला है कंडीशन, यहाँ से हम लोग ये वाला डिराइव करते हैं। सर जो लास्ट वाला जो रेड से लिखा हुआ है वो डेल जेड बाई डेल जेड ही रहेगा कि नीचे डेल वाई रहेगा? तो ये वाला यहाँ पे वाई होगा, दूसरे वाले के फॉर्म में, मतलब एक्सचेंज होता है। डन। यस। ओके, इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन वन, चेक वेदर, लेट्स से f इक्वल टू, कोई एक्सप्रेशन बोलो कुछ भी, लेट्स से x स्क्वायर y क्यूब इन i प्लस y स्क्वायर x क्यूब इन j is conservative or not, is conservative or not। ओके, कैंसर आया कंजर्वेटिव। एक और आंसर है कंजर्वेटिव। ओके, यहाँ पर हम लोग का दो टर्म है, रश्मि कंजर्वेटिव, ओके, तीन आंसर कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, ये वाला टर्म जो है दैट इज एफ एक्स, ओके श्रेया, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड एफ वाई इज वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, अनन्या कंजर्वेटिव, ठीक है। तो एफ जेड मुझे कुछ है ही नहीं, के वाला कॉम्पोनेंट जीरो है, तो मुझे बस क्या चेक करना पड़ेगा, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स फॉर कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव होगा तो ये चीज फॉलो करना चाहिए।
तो एफ एक्स को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3y स्क्वायर, और एफ वाई को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। सेम बन गया। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव, वर्क does not depend on the path, does not depend on path। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा कि अगर मेरा फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि यहां से यहां मैं इस पाथ पे ले गया, ठीक है, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस पाथ पे मैं वर्क डन निकालूं या फिर मैं किसी और पाथ पे वर्क डन निकालूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मान लो इसी पे तुमसे क्वेश्चन एक पूछ लिया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट है जो 0,0 है पे है, उसको मैंने यहां से यहां मूव कराया 2,0 और फिर यहां से यहां मूव कराया लेट्स से 2,4। ये मेरा पाथ 1 है, पाथ 1 है, और ये मेरा पाथ 2 है। फोर्स वही है, फोर्स इज क्या था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन आई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन आई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, कोई बताना क्या था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर था ना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इन जे, y हाँ square x हाँ वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। तो बताना है कि मैंने इसको ऐसे मूव कराया पाथ 1 पार्ट 2 से, तो बताना है कि वर्क डन कितना होगा दोनों पाथ में, इक्वल होगा। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, पाथ 1 में वर्क डन क्या आ रहा है, पाथ 2 में वर्क डन क्या आ रहा है। पाथ 1 का तो निकाल लोगी, पाथ 2 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार ट्राई करो। ओके, पाथ 1 में कैसे निकालोगे वर्क डन, सोचो एक बार। जस्ट कोई बताओ पाथ 1 में कैसे निकलेगा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कर सकते हैं कि नहीं। खुशी कोई आइडिया, चिन्मय? सर वहां पे नीचे वाले में y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है वाई तो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, 0। 0। हाँ ठीक है, ओके हाँ, और ऊपर वाले में x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है सही बात है। तो ठीक है, वैसे तो पाथ, कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं पाथ 1 का निकालते हैं, पाथ 1 में वर्क डन। तो इसको मैं पाथ 1 को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, लेट्स से ये दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, बी, दिस पॉइंट इज सी। तो मैं ए टू बी का निकाल रहा हूँ। ए टू बी में जब मैं ले जा रहा हूँ तो उसमें कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानो dx, लेट्स से x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट लिया dx।
तो ये dx मूव कराने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, f dx, राइट? अब f क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इन i प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इन j इंटू dx। ओके, अब ये बताओ इन सारे पॉइंट पे जो मेरा a टू c वाला, सॉरी a टू c वाला पार्ट का बात कर रहा हूँ, a टू c वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। a टू c में 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, 0। और जब मैं फोर्स y डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया होगा, 0। ये फील आया? हाँ ना? और आप फिर से बताइए ना। ओके, ये देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है खुशी, नहीं सर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब देखो मैं ए टू सी का बात कर रहा हूँ बस, जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूँ इस येलो वाले पाथ पे, ठीक है? तो मैं छोटा सा उसमें टुकड़ा लिया dx विड्थ का, ये dx विड्थ में वर्क डन के लिए मैं लिखा f डॉट dx, f का मैंने f पूरा का पूरा ऊपर वाला तार लिख दिया नीचे। अब इन सारे पॉइंट पे जो भी मेरा a टू c जो भी पॉइंट आ रहा है, जो मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, उन सारे पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। 0। तो y को तुम सब में 0 पुट कर दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 0 पुट किया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, वो तो 0 ही बन गया। सिमिलरली 0 इंटू एक्स क्यूब, ये भी 0 बन गया। तो वर्क डन 0 दिख गया, और इसको तुम इंटीग्रेट करोगी x को 0 से 2 तक, ओके। ठीक है? ओके, नेक्स्ट a टू b, c टू b का बात करो, c टू b। इसमें सेम, अब हम लोग एक टुकड़ा लेंगे, तो मैं सीधा ऊपर जा रहा हूं, तो लेट्स से मैं dy विड्थ का एक टुकड़ा लिया एट ए हाइट y, तो वर्क डन क्या होगा इसमें, dw विल बी f dy, और f इज x, रुक जाओ मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहां तक नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ। हो जाएगा तो बताना। डन? यस। ओके, नेक्स्ट आते हैं सी टू बी। सी टू बी मैंने पिछले में एक छोटा सा टुकड़ा लिया dy विड्थ का, तो ये जो dy विड्थ मूव करने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो देखो क्या है, वर्क डन विल बी f dy, दैट इज f क्या था, x स्क्वायर y क्यूब, x स्क्वायर y क्यूब प्लस y स्क्वायर x क्यूब इंटू dy। dy जो है वो j डायरेक्शन में है। अब इन सारे पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, जो मेरा सी टू बी वाला पाथ है, उन सारे पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, 2। तो मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 2। तो ये बन गया 4y क्यूब, एक मिनट यहाँ पर i j छूट गया, ये i में है ये j में है, तो 4i क्यूब इन i प्लस 8y स्क्वायर इन j इंटू dy। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होने वाला है, i और वो j में है, मुझे वर्क डन इज f डॉट ds, तो बच क्या गया 8y स्क्वायर इंटू dy, जो मेरा छोटा सा वर्क डन हुआ, दैट इज 8y स्क्वायर इंटू dy। ये फील आ रहा है सबको? यस। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है मेरा, 0 to 4। 0 to 4, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो ये बन गया 8 y क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 4, तो 4 डाला तो 16 4 64 बाई 3, 64 इंटू 8 इज 512 बाई 3, ये मेरा वर्क डन हो गया।
मेरा वर्क डन इन पाथ 1 जो होगा वो मैं वर्क डन इन पाथ 1 ये कितना आ गया 512/3, क्योंकि पहले वाले पार्ट में 0 था, दूसरे वाले में इतना हो गया। तो पाथ 2 में कितना वर्क डन होगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जो मेरा फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? हमने इससे पहले प्रूफ किया था इसके बारे में, सेम फोर्स लिया था, ये क्या आया था? कंजर्वेटिव आया था। यस हाँ, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इन पाथ 2 भी क्या होगा? सेम 512/3 जूल। एक बार ट्राई करते हैं कि पाथ 2 में कैसे वर्क डन निकालेंगे। पाथ 2 का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? वो पाथ 2 जो है वो स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ क्या? y is equal to 2a। y is equals to 2x। ये सबको आता है ना इक्वेशन निकालने स्ट्रेट लाइन का? y minus y1 by x minus x1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। फॉर्मूला था डायरेक्टली, स्टार्टिंग में कराया होगा। तो मुझे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। मैं पाथ 2 पे कंसीडर कर रहा हूँ। पाथ 2 ध्यान से देखना, क्योंकि जब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा ना तो हमारे पास यही तरीका बचेगा, दूसरा कोई तरीका होगा नहीं। तो पाथ 2 ध्यान से। पाथ 2 वाज लाइक दिस, ये पॉइंट था 2,4। फोर्स है x स्क्वायर y क्यूब इन i, x स्क्वायर y क्यूब इन i प्लस y स्क्वायर x क्यूब इन j। ये मेरा फोर्स था। अब इसमें लेट्स से हम लोग यहां से r डिस्टेंस पे एक टुकड़ा लिए dr विड्थ का, ठीक है? r डिस्टेंस पे एक टुकड़ा लिए dr विड्थ का। तो dr जो मेरा ये dr है, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा dr cos थीटा, राइट? यस मैं थोड़ा dr को और बड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। लेट्स से ये टुकड़ा है dr, तो dr का जो ये वाला कंपोनेंट होगा दिस विल बी dr cos थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज dr sin थीटा। dr इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो जो dr डिस्टेंस हमने मूव किया वहां पर जो हम लोग का वर्क होगा दैट इज f dr, और f को लिख दो x स्क्वायर y क्यूब इन i प्लस y स्क्वायर x क्यूब इन j, और dr को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमें एक थीटा पता है क्या? dr को हम लोग dx dy के टर्म में लिख सकते हैं क्या? या फिर एक काम करो, इसको ऐसा ही लिख दो dx इन i, मतलब x में मैंने x का डिस्प्लेसमेंट किया और y में
मैंने y का डिस्प्लेसमेंट किया, लेट्स से ऐसा सिंपल साइन लिख देते हैं, dx इन i प्लस dy इन j। फाइन। तो पहला वाला टर्म जो है i वाला, हम लोग को डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो i वाला dx के साथ मल्टीप्लाई होगा और j वाला टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये दो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी वाई। और इसको मैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, x कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 to 2 0 to 2, और y कहां से कहां तक होगा, 0 to 4। 4। बट अब प्रॉब्लम है हमारे पास एक, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मेरा y भी चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि y कांस्टेंट है। मैं y का क्या करूं? सर आपने इक्वेशन निकाली थी। इक्वेशन निकाली थी y इक्वल टू 2 2x। एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 to the 4 to the 8, 8x क्यूब dx प्लस यहाँ पर तुमको x को एलिमिनेट करना होगा, तो y स्क्वायर, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बाई 2, तो y क्यूब बाई 8 dy का इंटीग्रेशन। सर आप एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ ये वाला। डन सर, थैंक यू। ओके अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये बन गया x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 6 अपॉन 6 लिमिट 0 to 2 प्लस y टू द पावर 5, y टू द पावर 6 बाई 6 एट जा 48 लिमिट 0 to 4। एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 8x टू द पावर 6, 8 into 2 to the power 6 upon 6 plus 8 into 2 to the power 6 upon 6 plus 4 to the power 6 upon 48, 4 to the power 6 upon 48। ये कितना बन जाएगा, 2 to the power 6, इसको मैं लिख देता हूँ 8 into 2 to the power 5 by 3, 2 to the power 5 कितना होता है, 32, 2 4 8 16 32 plus 4 to the power 6, 4 to the power 6 is 4096 upon 48। एक बार सॉल्व करना है, ये कितना आ रहा है, ये कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे, 4096 अपॉन 48, 85 और ये आ रहा है, ये भी आ रहा है 85.33। पिछले केस का आंसर कितना आया था, 512/3 आया था ना। हाँ यस सर। 512/3। हाँ देखो यहाँ से भी अपना आया 170.66, पिछला वाला केस का भी देखो आंसर कितना आ रहा था, 170 ये भी आता है 170.66। एक बार खुद से सॉल्व करो आगे, पिछला वाला स्लाइड में दिखाता हूँ, आना भी चाहिए था सेम। ये dr वाला मत ही करो, dr वाले से फालतू का लंबा चला जाता, x पे कर लो dx dy, कि यहाँ से मैं टुकड़ा लिया, उसका मैं dx लिख दिया इधर वाले को और ऊपर वाले को dy लिख दिया, और उस छोटे से मैं वर्क डन निकाला और फिर इंटीग्रेट कर दिया। ध्यान देना जब एलिमेंट dx हो तो सारी चीज को मैं x में कन्वर्ट करना है,
एलिमेंट जब dy हो तो सारी चीज को y में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन करना है ऐसा, या फील आ गया, समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, वन मोर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, हम लोग क्या करेंगे ना, यार जो अपना सिंपलेस्ट पाथ दिखेगा, जैसे मेरा पिछले वाले केस में पाथ 1 मुझे सिंपलेस्ट दिख रहा था भाई, सीधा मुझे इंटीग्रेट करना है इधर से उधर। मैं पाथ 1 का वर्क डन निकालूं, मुझे पाथ 2 में पूछेगा तो मैं पाथ 1 का वर्क डन निकालूंगा और बोल दूंगा कि यार इतना ही है वर्क, खत्म। पाथ 2 का मैं करूंगा ही नहीं अगर कंजर्वेटिव है तो, बट तरीका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से फोर्स गिवन है 3x² प्लस इन i कैप प्लस xy³ इन j कैप। Find whether the force is conservative or not. Whether the force is conservative or not. Non-conservative. You can say non-conservative. दो आंसर आया नॉन कंजर्वेटिव, नॉन। ओके, ठीक है। अब मान लो इस फोर्स से मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करा रहा हूँ y=x² पे, फ्रॉम 0,0 टू 2,4। 0,0 से 2,4 तक लेके जा रहा हूँ इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, तो बताना वर्क डन क्या होगा। यहाँ पे fx तुम्हारा है 3x² और fy है xy³। तो अगर कंजर्वेटिव होगा तो ये फॉलो करना चाहिए, डेल fy अपॉन डेल x। और यहाँ से fx अपॉन fx को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 3x² आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करो तो 3xy² आ गया। दोनों इक्वल नहीं है और दिस इंप्लाइज नॉन कंजर्वेटिव।
तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बहुत कम मिलेगा तुम्हारे बुकलेट में। तो चांसेस होता है कि लोग भूल जाते हैं कि कंजर्वेटिव में क्या करना है, नॉन कंजर्वेटिव में क्या करना है। नॉन कंजर्वेटिव में तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 किए ना, बस वही वाला तरीका है। क्लास 6 o'clock तक है ना तुम लोग का? यस। यस सर। ठीक है। एक आंसर आया 224 खुशी। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो अगर ऐसा यूनिट में है सब कुछ तो फिर आंसर जूल में आ जाएगा। वैसे 224 यूनिट्स लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है खुशी, ठीक है? क्योंकि मुझे मेंशन नहीं किया कि एक्स और वाई मीटर में है या किस में है। ओके, पिछले क्वेश्चन में जैसे तुम लोग को ये सब याद है ना, 2 to the power 6 कितना होता है, 4 to the power 6 कितना होता है, ये सब याद है ना या नहीं याद है? नहीं सर, मुझे बचपन में वो वाला काम किए होगे ना यार। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192, ये वाला काम नहीं किया? 16384। सर इतना सारा नहीं किया था, थोड़ा लाइक 2 raised to 5 तक किया रहेगा। अच्छा 10 तक किया, ओके। 2 to 5 तक तो याद, अच्छा 2 to 5 नहीं यार, 10 तक तो याद होता है। 2 to the power 10 अपना वो जीबी वाला होता है ना, एमबी जीबी वाला 1024। ये आसान है याद करना, यहाँ याद कर लो। फिर 2 to the power 12 1024, फिर 2048, फिर 4096, डबल करते जाओ। ये हो गया मेरा 2 to the power 12, दिस इज 4 to the power 6। ओके, ये क्वेश्चन का और किसी का आंसर आया? रेस टू 3, ओके। सिंपल सा है, देखो तुमको फोर्स दिया हुआ है 3x² y प्लस xy3। फोर्स इज 3x² y प्लस xy3 इन j। अगेन तुम क्या करो, छोटा सा टुकड़ा लो, ये जो पाथ है इसमें छोटा सा टुकड़ा बात करो। इसमें इसमें इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट dx है और ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट dy है। तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट विल बी 3x² y इन I प्लस xy3 इन j इंटू dx इन I प्लस dy इन j। तो ये बन गया 3x² y dx प्लस xy3 dy, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है।
अब अगेन यहाँ पर एक y है, y को मैं क्या पुट कर दूं, क्वेश्चन में दिया था उस पाथ का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y को जगह मैं क्या पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ओके देवांगी का आंसर आया 82, x x को मुझे एलिमिनेट करना है, x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, रूट y, तो x की जगह मैंने पुट कर दिया रूट y, तो ये बन गया y टू द पावर 7/2 dy। फाइनल वैल्यू था 2,4, तो x जो होगा वो 0 से 2 तक इंटीग्रेट होगा, y जो होगा वो 0 to 4 तक इंटीग्रेट होगा, तो ये बन गया 3x टू द पावर 5/5 0 to 2 प्लस y टू द पावर 9/2/9/2, तो ये क्या बन गया 3/5 इंटू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इज 32 प्लस 2/9 y टू द पावर 9/2, मतलब y की जगह 4 डालूंगा तो 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 इज 512, ये आ गया आंसर। यही आया, कुछ और आंसर आया तुम लोग का? 32, ओके सर अलग है, या मैंने गलती से एडिशन में गड़बड़ कर दी। अच्छा, ये हो गया 32 3 is 96, 96/5 इज 19.2 के आसपास प्लस 1024/9, 1024/9 कितना होगा, मेरा इंटीग्रेशन अब गड़बड़ हुआ, ओके देवांगी, ये आ गया 113.77, आंसर हो गया 132.97 जूल। इस वाले केस में ना तुम लोग एज अ होमवर्क ये पाथ का वर्क डन निकालना, हम लोग ये वाले पाथ का, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इसमें वर्क डन निकालना, देखना वो 132.97 नहीं आएगा, या फिर अभी निकाल लो, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। अगर मैं ग्रीन वाले पाथ में मूव करूंगा तो वर्क डन ट्राई करो कितना आ रहा है, तुरंत में हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स वही, मतलब श्रेया मैं यहाँ तक आया 2,0 तक, और फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर मूव किया हूँ 2,4 तक। और कोई रात में मुझे अराउंड 10-10:30 एक बार टेक्स्ट करना कि जितने भी पिछले वाले क्लास सबके नोट्स है ना वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, वो मेरे पास रखे हुए हैं।
कितना आया? ये आएगा 2y to the power 4 by 4 1/2 into y to the power 4 4 to the power 4 256 128 जूल आएगा शायद। हाँ सर, मुझे भी इस 120। ये सॉल्व करने की जरूरत था क्या? मेरा तो बिना पेन पेपर के आ गया। देखो पहला वाला टर्म तुमको आई वाला तो 0 दिख रहा है सबको, जो मैं 0,0 से 2,0 तक मैं जाऊंगा वो वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि उन सारे पॉइंट पे y 0 है। तो मुझे बस 2,0 से 2,4 वाला निकालना है। इन सारे पॉइंट पर x का वैल्यू 2 है, तो पुट कर दो वहां पर xy³ वाले टर्म में, दैट इज 2y³। उसको इंटीग्रेट करना है बस मुझे 0 से 4 तक। उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 128। एक बार करता हूँ लिख के। तो हमारे पास दो पार्ट है यहाँ पे, ये वाले पार्ट में मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, A to B and B to C। C is 2,4। फोर्स का एक्सप्रेशन 3x² y plus xy³ 3x² y plus xy³ in J। ये मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन था। तो मैं A to B का बात करूं पहले, तो इन सारे पॉइंट पे y क्या है? 0 है। तो फोर्स जो हो गया दैट इज 0i प्लस 0j। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। और जब मैं B to C का बात करूं तो इन सारे पॉइंट पर x क्या है? 2। तो फोर्स हो गया 2 to the 4 12 y in i कैप प्लस 2y³ इन j कैप। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो y के लॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट जो है तो वर्क डन जो होगा दैट इज 12y इन i प्लस 2y³ इन j इंटू dx तो है ही नहीं, dy इन j कैप। तो j वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y³ dy, और इसको इंटीग्रेट कर दो y को 0 से 4 तक। तो ये बन जाएगा 2y to the power 4/4 दैट इज y to the power 4/2। y कितना है? मैक्सिमम है 4 तक, तो 4 to the power 4 is 256/2 दैट इज 128 जूल। तो देखो क्योंकि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था, मेरा वर्क डन इन द टू पाथ इज डिफरेंट, और ये मेरा आ भी रहा है। सबको फील आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं बचा? ठीक है। एक बस ये बता दो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, अगर मैं z वाला कंपोनेंट भी ऐड कर रहा हूं तो ये नोट करना है, पीछे वाला तो नोट कर लो, जिसको भी ऐड कर नोट करना। डन। और सुमित से तुम लोग को वो क्वेश्चन करवा दिया था ना कि ऐसे नीचे से फेंका √3 GR स्पीड से तो वो सेंटर से पास कर रहा है सर्कुलर में, वो करवाया था क्या प्रैक्टिस सेशन में? नहीं। ओके ठीक है, चलो वो हम लोग कभी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो x दिया हुआ है x y³ z²
इन आई प्लस एक्स एक्स टू द पावर 4 है यहाँ पर है एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर इन जे कैप प्लस एक्स वाई क्यूब जेड 3 के कैप। बताना है फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। चेक वेदर okay खुशी just a minute, check whether the force is conservative or not। खुशी जब हम लोग का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, जैसे कि फ्रिक्शन, वहां पर क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। जैसे फ्रिक्शन में तुम अलग अलग पाथ पे तुम जब वर्क डन करोगे तो वहां पर अपना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो तुमको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन आएगा। ओके खुशी, तुम लोग नॉन कंजर्वेटिव को तो डिफाइन ही वैसे किया था ना कि अपना एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये सब। स्क्रीन अपसाइड डाउन नहीं हुआ है ना, सीधा है ना? हाँ सर। Okay. ओके, ये चैप्टर सिंपल लग रहा है, वर्क एनर्जी पावर अभी तक? नहीं, ये चैप्टर सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहीं कहीं पे। जब सब कुछ मिक्स होता है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, वैसे ही चैप्टर सिंपल है। सर और मतलब आधा हुआ है कि ऑलमोस्ट खत्म होने का है ये चैप्टर? ऑलमोस्ट खत्म होने को है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बस अपना एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बचा हुआ है, पावर बचा हुआ है। पावर बहुत सिंपल सा है, बस बाकी खत्म ही है। पावर बहुत इजी है। ओके, एक आंसर है नॉन कंजर्वेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी आज हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव, दो आंसर आया नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है सबका। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल एफ एक्स बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 3x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं। ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर। ये तो बस इतना ही करने पर पता चल गया नॉन कंजर्वेटिव है। पहला स्टेप ही मुझे दिख गया, ये दोनों इक्वल होना चाहिए था कंजर्वेटिव के लिए। x को y से डिफरेंशिएट किया और y को x से डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया नॉन कंजर्वेटिव। अगर मान लो ये सेम आ जाता, जस्ट अ मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। हाँ, मान लो ये दोनों टर्म सेम आ जाता तो हम लोग बाकी भी चेक करते हैं, x को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और fz को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
वो दोनों भी चेक करते हैं। अगर वो भी सेम आता फिर y को z के और z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगर वो भी सेम आया था, तीनों सेम आता, तो फिर कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। फाइन। यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों? देवांगी, ये जो डेल वाला साइन है ना, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था ना कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन रहेगा तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x और z को मैं कांस्टेंट जैसा ट्रीट करूंगा ना। ओ अच्छा अच्छा हाँ। अगर यहीं पर अगर मेरा ये रहता ना डी एफ एक्स बाई डी वाई, तो फिर मेरा वो प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएट होता जाता वन आफ्टर द अदर। डी में वो होता है, डेल में नहीं होता है। डेल इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके सर। ओके ठीक है, तो अब इस टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हेडिंग दो, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग वाले बात ध्यान दो। स्प्रिंग वाला मतलब उससे मैं रिलेट करता हूँ इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये है, ये एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक लगा हुआ है। मुझे इसको कॉम्प्रेस करना है, लेट्स से एक्स डिस्टेंस। ये नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ। मुझे इसे एक्स डिस्टेंस को कॉम्प्रेस करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रेस करूंगा तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? राइट राइट साइड। में। हाँ, तो जो हम लोग का जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वो निगेटिव होगा, राइट। और ये जो होगा वो, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा स्प्रिंग में? हाफ के एक्स स्क्वायर, वो पॉजिटिव होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। और वर्क डन बाय अस, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं F4 से लगा रहा हूँ, तो वर्क डन बाय अस वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? मैंने जितना वर्क डन किया, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो सेम डायरेक्शन में है, तो मेरे जितना जो मैंने जो वर्क डन किया वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया होगा। और स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली निगेटिव में इक्वल होगा, राइट। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करूं, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और यहाँ से फोर्स मिल जाएगा मुझे माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। और बहुत छोटे क्वांटिटी के लिए लिखे हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। जनरल स्टेटमेंट एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर। तो अगर तुमको, जैसे तुम केमिस्ट्री में क्वेश्चन किए होगे, तुमको पोटेंशियल एनर्जी वाला फंक्शन दिया होगा, तुमको बताना होगा फोर्स हुआ है नहीं हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ऐसा कुछ फंक्शन दिया होगा, आई थिंक श्रोडिंगर में है शायद, x अपॉन a अपॉन r टू द पावर 6 माइनस b अपॉन r टू द पावर 12। ऐसा कोई फंक्शन आता है केमिस्ट्री में शायद। मिला है नहीं मिला है? नहीं सर, शायद नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ये हम लोग देख लेंगे अभी क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दिया होगा तो वहां से भी हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा होगा। जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, दैट इज फोर्स। ध्यान देना यहाँ पर मैं डेल लिखा हूं।
पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू माइनस del u by del x in I plus del u by del x in j plus del u by del u by del y in j plus del u by del z in k। और ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, फोर्स इक्वल टू डेल बाई डेल, मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन मुझे क्या बताता है, स्लोप। तो फोर्स इक्वल टू माइनस, मैं इस एक्सप्रेशन पे लिख रहा हूँ, लेट्स से बस x में है, पोटेंशियल एनर्जी बस x का फंक्शन है, लेट्स से माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो इस एक्सप्रेशन से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर, ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। Del is basically differentiation, differentiation is slope। तुम लोग स्टेटमेंट से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, मान लो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा दिया हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, फाइंड the force acting on the particle, force acting on the particle, acting on a particle at 1, 2, 1। इस पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल रखेंगे तो उससे फोर्स कितना लगेगा? फोर 1 6, एक आंसर आया 4i प्लस 1j प्लस 6k। आई थिंक तुम्हारा जे वाले में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शायद एक बार चेक करना जे वाला। अच्छा नहीं, ठीक है। जस्ट इसका एप्लीकेशन है ऊपर वाले का, डायरेक्टली। फोर्स क्या होगा, तुम पहले माइनस डाल दो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 2xy z क्यूब इन i प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x स्क्वायर z क्यूब इन j प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो
x square y into 3z square in k. Now just plug in the values. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस x को 1, y को 2, z को 1, तो ये बन जाएगा -4i प्लस x को 1, z को 1, तो ये 1j, x को 1, y को 2, 2 3 6, तो -4i -j -6k, ये फोर्स होगा. सिंपल सा है. ओके तुम लोग को केमिस्ट्री में जब स्टार्ट किया गया होगा तो तुम लोग को बार बार बोला गया होगा ऐसा स्टेटमेंट कि कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है, हाँ या ना? वो Yes. चाहता है कि उसका एनर्जी कंटेंट सबसे कम हो, राइट? Yes. Yes. दैट्स वाई अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे लिक्विड ड्रॉप को हवा में फेंक दिए, मतलब लिक्विड पानी को तुम हवा में फेंको, तो वो जो ड्रॉपलेट्स बन जाता है वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है, काइंड ऑफ, है ना? अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है. वो स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम एक फिक्स्ड वॉल्यूम का बात करो तो उस स्फेयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया सबसे कम होता है. अगर मैं फिक्स्ड वॉल्यूम लूं तो अलग अलग शेप तुम लेके देखो, एक स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा, और सरफेस एरिया अगर कम होता है तो एनर्जी कम होता है. ये सब चीज हम लोग देखेंगे. तो रियल लाइफ में जितने भी चीज है सबका ये टेंडेंसी है कि अपना एनर्जी कंटेंट कम करें. तुम कुछ ऑब्जेक्ट को छत से गिरा दो, वो नीचे अर्थ पे जाके गिर जाएगा, ग्राउंड पे. क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया. किसी चीज को तुम ऊपर फेंको फिर भी वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना है, राइट? Yes. तो नेक्स्ट हेडिंग दो. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो पोटेंशियल एनर्जी कर्व. पोटेंशियल एनर्जी कर्व. लेट्स से कोई रैंडम सा कर्व बना रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली रैंडम नहीं है बट थोड़ा सा ऐसा कुछ है. ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है. ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है? 0. du by dx is 0, और दिस इंप्लाइज फोर्स भी क्या होगा? फोर्स इज du माइनस ऑफ du by dx, तो फोर्स भी 0 होगा, राइट? Yes. सिमिलरली टॉप मोस्ट पॉइंट का बात करो, इस पॉइंट पे भी क्या है? du by dx is 0, और दिस इंप्लाइज फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा. तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, फोर्स 0 मतलब कौन सा पॉइंट? फोर्स 0 मतलब किस पॉइंट हम लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है तुम लोग फोर्स 0 करते हैं? इक्विलिब्रियम, है ना? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम. ये भी पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम. तो ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम है. बाकी सारे पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, तो वो सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है. ये सारे पॉइंट भी इधर, ये सारे भी इक्विलिब्रियम है. अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं. मैं पहले टाइप्स बताता हूँ, फिर वापस इन सब पे आते हैं, ठीक है? वापस थोड़ा थोड़ा स्पेस देना, एक एक टर्म और लिखना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पेस रहने देना. या फिर अगर नाम लिखना है तो नाम पहले ही लिख लो. इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल.
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैं बता रहा हूँ स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। डन। Okay, next, equilibrium. Equilibrium मतलब du by dx is तो equals to प्रीवियस 0। स्लाइड दिखाएंगे। हाँ खुशी। हाँ सर, हो गया। ओके ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो 3 टाइप का है। पहला अब मैं पोजीशन पर देखता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इफ ऑन द बेसिस ऑफ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम को कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो उसमें क्या हो रहा है, उस बेसिस पे मैं इक्विलिब्रियम को 3 टाइप में डिवाइड किया हूँ। तो इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उसके बेसिस पे हमने इक्विलिब्रियम को 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला है स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। इन तीनों केस में स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इन तीनों केस में जब मैं इक्विलिब्रियम है मतलब ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ही करेगा। फोर्स 0 होगा और du by dx भी 0 होगा। ये रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा तीनों केस में। पहला जो है अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब जैसे स्टेबल तुम किसको बोलती हो कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो उसका वापस उस पॉइंट पे आने का टेंडेंसी हो, वापस उस पॉइंट पे आ जाए, राइट? जैसे कि मान लो ऐसा एक बाउल है और मैंने एकदम परफेक्ट ऐसा एक बाउल है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा? हाँ सर। उसका टेंडेंसी होगा वापस अपने पोजीशन पे आना। तो वैसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इट हैज टेंडेंसी to move towards mean position, to move towards mean position या फिर equilibrium position, equilibrium position। अनस्टेबल का कोई एग्जांपल? अनस्टेबल का कोई एग्जांपल? ऑन ए माउंटेन बॉल स्किप, ठीक है। उल्टा कर दो, इसी बाउल को तुम उल्टा करके रख दो, पिछले वाले केस का जो बाउल था उसको उल्टा रख दो और यहाँ पर एक बॉल रख दो, तो तुम इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस करोगे ये नीचे गिर जाएगा पूरा का पूरा। हल्का सा लेफ्ट में डिस्प्लेस करोगे तो भी ये पूरा नीचे गिर जाएगा, राइट? तो इस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हैज अ टेंडेंसी to move away from equilibrium position, इक्विलिब्रियम से ये दूर जाना चाहेगा। थर्ड केस में जो मैंने ये बनाया था ऐसा फ्लैट सा, तो इसको मैंने थोड़ा सा इधर पुश कर दिया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वहां पर रुक जाएगा जाके,
उसका कोई टेंडेंसी होगा क्या पीछे आने का? नहीं। नहीं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं शो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। एक और पॉइंट मैथमेटिकली, इस ग्राफ को देखो, ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा मैक्सिमा? मिनिमम। मिनिमम। मिनिमा पे क्या होल्ड करता है? मिनिमा होने के लिए कंडीशन क्या था? डिफरेंशिएशन 0 होगा। डिफरेंशिएशन 0 हो गया, वो तो मैंने कर दिया, वो तो अपना स्लोप 0 होने के लिए ना। मिनिमा होने, अगर स्लोप 0 होगा तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों हो सकता है, राइट? डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टेबल के लिए d2u/dx² अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली अगर d2u/dx² निगेटिव हुआ तो ये मैक्सिमा वाला कंडीशन हो गया और ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और न्यूट्रल इज d2u/dx² भी 0 हुआ तो ये मेरा न्यूट्रल हो गया। ये याद आ गया ना डबल डिफरेंशिएशन वाला? हाँ सर। मैक्सिमम मिनिमा चेक करने का कंडीशन। डन? यस सर। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी रहेगा तो बताना, मतलब मेरे और दिनेश सर में डिफरेंस रहता है थोड़ा। दिनेश सर का थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, आया ना? ओके, हाँ नन्ना, ठीक है। बट अगेन अपना हम लोग मेडिकल पे स्टिक कर रहे हैं, तो मेडिकल पे तुम्हारा जितना मैं करा रहा हूँ ना उतना भी नहीं आएगा। जैसे तुम्हारा वो वाला जो हमने क्वेश्चन किया ना, तो नॉन कंजर्वेटिव वाला, वो नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। एंड स्टिल तुम्हारा बुकलेट सब में मिलेगा। लेट्स से क्वेश्चन कहते हैं, मान लो तुमको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है ax² + bx + c, a b c are all positive constant, are all positive constant। क्वेश्चन है find the position of equilibrium and also find its nature, वो मैक्स वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है।
एक आंसर है स्टेबल, दो दो आंसर है स्टेबल एट 2x प्लस बी। सो यार 2x प्लस बी, एक्स का वैल्यू बताना होगा ना कहाँ पे, तो एक्स के टर्म्स में कैसे? सही है निरंजन। सही है खुशी, स्टेप्स सही है देवांगी। सिंपल सा है, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो du बाई डी एक्स निकालो, ये आ गया 2ax प्लस बी। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। और यहां से आ गया x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया? 2a। फिर से डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, a पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ मतलब मिनिमा हुआ, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो लोकेशन हो गया माइनस बी बाई 2a और वहां पर स्टेबल होगा। हो सकता है तुम्हारा, जैसे अगर क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो 3-4 पॉइंट आता इक्विलिब्रियम का, मे बी। उन सारे पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस पे स्टेबल होगा किस पे अनस्टेबल होगा। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से। मान लो तुमको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तुमको गिवन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी is 2 joule, then find the maximum possible value of kinetic energy, maximum possible value of kinetic energy। ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता है।
एक आंसर है 5/2 मतलब 2.5। 2.5 खुशी x का क्या वैल्यू आया? सर 1। x तुमने 1 डाला तो 1/4 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 हो गया ना, तो 2.5 आ गया। ओके एक मिनट, 1 डाला तो 1/4 माइनस 1/2 तुम्हारा माइनस 1/4 बनेगा ना, तुम्हारा 5/2 कैसे आएगा? अगर तुम x का वैल्यू 1 आया तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/2 दैट इज माइनस 1/4 और हाँ आंसर आएगा सर, हाँ हाँ 9/4 आएगा वहां से। हाँ, वही वही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में कैसे गलत करती है यार, वो भी कॉपी पेन के साथ। श्रेया नहीं, 2 जूल नहीं आएगा, 9/4 जूल आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके इसका क्या मतलब है, अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर होता है? जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, या फिर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो, हम सबसे पहले हम लोग du by dx फाइंड करते हैं, दैट इज x³ माइनस x, और ये 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो यहां से आ गया x² माइनस 1 इक्वल टू 0। कितने लोग इसका सॉल्यूशन +-1 लिखे हैं? बस इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू बस +-1 होगा या कुछ और भी होगा? जल्दी जल्दी, इसका सॉल्यूशन x का वैल्यू यहां से क्या आएगा? +-1 या फिर 0 भी तो हो सकता है ना, ये डायरेक्टली अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया। तो तीन चीज है, तीनों पे मुझे चेक करना है। नेक्स्ट इज d2u by dx स्क्वायर निकालो, ये आ गया 3x² माइनस 1। अब मैंने निकाला d2u by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू +1, तो ये बना 2 एट x इक्वल टू -1, ये भी बना 2। मतलब ये दोनों क्या है, एक बार लास्ट वाला भी निकाल ही लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, तो ये आ गया -1। इसका मतलब क्या है कि 1 और -1 पे क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा? दोनों पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये वाला जो है ये वाला अनस्टेबल है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होगा वो आइदर +1 पे होगा या फिर -1 पे होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो +1 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा 1/4 माइनस 1/2 दैट इज -1/4 जूल। और अगर -1 भी पुट करेंगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज -1/4 और टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 है, तो काइनेटिक कितना हो गया? 9/4 जूल। अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल सा था, बस थोड़ा ध्यान से करना था। किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट?
ओके, हाउ कम 9/4 जूल? ओके चेतन, ये देखो तुम्हारा दिया हुआ है ना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2. दिस मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 2 जूल. काइनेटिक पता नहीं, पोटेंशियल का जो मिनिमम वैल्यू है, अगर पोटेंशियल मिनिमम होगा तो ही मेरा काइनेटिक मैक्सिमम होगा. पोटेंशियल का मिनिमम वैल्यू है -1/4 इक्वल टू 2, और दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 + 1/4 दैट इज 9/4 जूल. ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. तुमको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का कोई ग्राफ दे रखा है. लेट्स से ऐसा ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तुम्हें प्लॉट करना है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा. वैल्यूज के टर्म बस नेचर बता दो. पहले पॉजिटिव एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और बाद में 0 हो जाएगा. पहले क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगी एक. नहीं 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 नहीं. ठीक आंसर आया है ये. खुशी यही बोलियो ना? हाँ. ये गलत है. और किसी का कोई आंसर? एक्सप्रेशन याद करो. फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या इक्वेशन था? फोर्स इक्वल टू -du/dx. ये माइनस कहाँ गया? ऐसा ग्राफ होगा. नीचे आएगा. हाँ, ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है ना. स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा. राइट? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक स्टेटमेंट हम लोग नोट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं. एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं. एक स्टेटमेंट लिख लो जो तुम लोगों को पता है. In a stable equilibrium, potential energy is minimum in that region. उस रीजन में मिनिमम होगा, नॉट ग्लोबली. नॉट ग्लोबली मतलब पूरे एरिया का हम लोग बात नहीं करेंगे. पूरे एरिया में नहीं, उस पर्टिकुलर रीजन में, थोड़े से आसपास वाले एरिया में, वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा. सिमिलरली एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या लोकल मिनिमम. लोकल और ग्लोबल मिनिमम हो गया, पता है तुम लोगों को ना? हाँ सर. Okay. Similarly, at unstable equilibrium, potential energy is maximum in that region. In that region, not globally.
ओके नेक्स्ट हेडिंग। अब हम लोग अभी तक क्या किया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे यार कि स्टेबल है अनस्टेबल वाला। अब एक बार इसको थोड़ा फील करते हैं कि कैसे वो स्टेबल हो रहा है, कैसे अनस्टेबल हो रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। तो लेट्स से ये मेरा एक मिनट, ये कर्व है कुछ रैंडम सा, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मुझे पता है F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। ए को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ए को पास में ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इन पांचों पॉइंट का बात करते हैं। तो ए पे जब हम लोग स्लोप बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। निगेटिव। तो फोर्स एट ए क्या होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली फोर्स एट बी इज 0, फोर्स एट सी विल बी, इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स एट सी क्या होगा? निगेटिव। अब देखो इस चीज को, ये हमें क्या बता रहा है। हम लोग बी पर है, लेट्स से मेरा कोई ऑब्जेक्ट है वो बी वाले पोजीशन पे है। अब मैंने इसको पीछे डिस्प्लेस किया लेट्स से ए की तरफ, तो मुझे फोर्स किधर लग रहा है? मैंने पीछे डिस्प्लेस किया तो इससे फोर्स क्या लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है। तो क्या उसका टेंडेंसी होगा इस डायरेक्शन में जाने का, इसके तरफ? है ना? तो ये काइंड ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा बिहेव किया, वो अपने पोजीशन पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही अगर मान लो मैं इसको सी की तरफ डिस्प्लेस किया होता तो देखो सी पे फोर्स क्या हो रहा है? निगेटिव लग रहा है, मतलब पीछे की तरफ लग रहा है। ओके निरंजन, लेकिन देखो मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ कि ए जैसे मेरा ऑब्जेक्ट कोई था, वो मेरा बी पे था, इक्विलिब्रियम पे था। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर की ओर डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स ए, तो ए पे ये देखो फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब फोर्स इधर लगेगा। तुमने ऑब्जेक्ट को पीछे डिस्प्लेस किया तो फोर्स आगे लग रहा है, मतलब वो वापस से अपने मेन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा क्या? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इसको आगे डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम लोग इसको आगे डिस्प्लेस करते हैं तो सी पे फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। यस सर। तो वापस से अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश करता। तो दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है? वो अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाम से भी समझ में आ रहा है, स्टेबल मतलब वापस अपने पोजीशन रीगेन करना चाहता है। फाइन। यस सर। ओके, अब ई वाले पॉइंट का देखते हैं। पॉइंट डी पे स्लोप पॉजिटिव है और एफ पे स्लोप निगेटिव है, तो फोर्स एट डी विल बी निगेटिव एंड फोर्स एट ई विल बी 0, फोर्स एट एफ विल बी पॉजिटिव। तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर मैं इसको पीछे डिस्प्लेस किया, डी पे पहुंचा, डी पे फोर्स भी निगेटिव है, फोर्स भी इसको पीछे ही और धक्का देगा, तो क्या होगा? अपने पोजीशन पे जाएगा ही नहीं। सिमिलरली अगर मैंने इसको आगे धक्का दिया, एफ पे पहुंचा, तो एफ पे और आगे फोर्स लग जाएगा, तो ये और आगे मूव कर जाएगा, तो इसका कोई टेंडेंसी नहीं होगा अपने पोजीशन पे आने का। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? सबको फील आया ये स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है? यस। यस सर। ओके ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? तुम लोग का होमवर्क ग्रुप बना हुआ है ना? HCL में कब तक हो जाएगा? अप टू क्वेश्चन नंबर 50, 55। सैटरडे को अपना नेक्स्ट क्लास है ना? सैटरडे के पहले हो जाएगा?
थैंक यू सर। सैटरडे के पहले एक बार ट्राई करना है कंप्लीट कर लेने का, फिर एक दो क्वेश्चन उसके अच्छे हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? अच्छा क्लास जनरली तुमको बुक के सब में इस पे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे, बट क्वेश्चन आते हैं। एचसीएम में हार्डली कोई क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन होगा। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय। जस्ट यार एक बार मुझे कोई 10:30 के राउंड टेक्स्ट कर देना ना, मैं लास्ट वाले नोट्स भेज दूंगा लास्ट क्लास के। बाय।